स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। बाल साधना शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में क्लास 10th के सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है, स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 4 इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह का अध्ययन करेंगे। ये चैप्टर 4 है और इस चैप्टर में जो टॉपिक आज हम अध्ययन करेंगे वो है इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा। अब देखो, पहले इस शब्द के बारे में हम देखें कि प्रतिरक्षा शब्द से क्या अभिप्राय है। प्रतिरक्षा से संबंधित जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें पहले ये शब्द कैसे, इस शब्द की उत्पत्ति हुई है, यानी ओरिजिन ऑफ इम्यूनिटी शब्द। दूसरा है इसकी डेफिनेशन। तीसरा है इसमें अगर हम देखें इसकी मैकेनिज्म, दो प्रकार की मैकेनिज्म पढ़ेंगे, इननेट व एक्वायर्ड। नेक्स्ट इसमें एंटीजन टॉपिक आएगा, एंटीबॉडी टॉपिक आएगा, एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर आएंगी। ये इम्यूनिटी में हम पढ़ेंगे। पहला देखो, अगर हिंदी शब्द हम देखें इसका प्रति, दूसरा रक्षा। रक्षा को बोलते हैं प्रोटेक्शन। प्रति का अर्थ होता है अगेंस्ट, प्रति का अर्थ है अगेंस्ट, इसका अर्थ है प्रोटेक्शन, यानी पैथोजन के अगेंस्ट मानव देह की सुरक्षा करना या रक्षा करना। अब पैथोजन क्या होते हैं? हिंदी में बोलते हैं रोगजनक। वे जीव जो रोग उत्पन्न करते हैं उन्हें रोगजनक कहते हैं, पैथोजन कहते हैं। देखो दोबारा, प्रति का अर्थ है अगेंस्ट, रक्षा का अर्थ है प्रोटेक्शन, यानी मानव की देह को विभिन्न रोगों से बचाने हेतु उसकी जो सुरक्षा की जाती है विशेष प्रकार के सिस्टम द्वारा की जाती है, उसे इम्यून सिस्टम कहते हैं। ये तो इसका सामान्य अर्थ है। अब देखो, इस शब्द की उत्पत्ति हम देखें, इम्यूनिटी शब्द है वो सामान्यतः इम्यूनस शब्द से बना है। इम्यूनिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इम्यूनस शब्द से हुई है। इम्यूनस का सामान्य अर्थ होता है टू रिलीज, मुक्त करना। यहाँ इस चैप्टर में हम पहले इसका मीन्स लेंगे कि इससे क्या अभिप्राय है। तो फर्स्ट है इसमें इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा किसे कहते हैं। अब नॉर्मली ये ध्यान में रखना है कि इन्वायरमेंट में बायोटिक एबायोटिक दोनों फैक्टर उपस्थित हैं। बायोटिक में मनुष्य भी है, एनिमल्स भी हैं, प्लांट भी हैं, माइक्रोस्कोपिक जीव भी हैं, यानी छोटे भी हैं, मध्यम आकार के भी हैं, बड़े आकार के भी जीव हैं। एबायोटिक भी यानी नॉन लिविंग भी है। उनमें से जो माइक्रोस्कोपिक जीव हैं, माइक्रोस्कोपिक फैक्टर हम बोल सकते हैं, जो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वो मानव की देह में निरंतर प्रवेश करते रहते हैं। मेरी देह में भी प्रवेश करते रहते हैं, आपकी देह में प्रवेश करते रहते हैं। लगभग ये मान सकते हैं कि निरंतर प्रवेश करते रहते हैं। मानव की देह पर भी उपस्थित होते हैं, देह के अंदर भी उपस्थित होते हैं और निरंतर प्रवेश भी करते रहते हैं। बाहर से जो भी पदार्थ मानव की देह में प्रवेश करता है, जैसे अगर हम ये माने ये मानव की देह है, यह देह का पार्ट है कोई भी, ठीक है, इसको मान सकते हैं फिगर, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, एनी कोई बॉडी पार्ट्स। बाहर ये इन्वायरमेंट है, इसमें जितने सारे लिविंग और नॉन लिविंग जो भी फैक्टर्स उपस्थित हैं, और यदि ये फैक्टर मानव की देह में इंटर करते हैं, इन इंटर करने वाले को क्या बोलते हैं? एंटीजन बोलते हैं। वे कारक जो बाह्य वातावरण में हैं, चाहे लिविंग हो जैसे बैक्टीरिया, और यदि मानव की देह में प्रवेश करते हैं उन्हें प्रतिजन कहते हैं, एंटीजन कहते हैं। अब ध्यान ये रखना कि निरंतर मानव की देह में प्रवेश करते रहते हैं, फिर भी मनुष्य रोगों से संक्रमित नहीं होता है, रोगों से ग्रसित नहीं होता है। उसका कारण है कि मानव में एक विशेष प्रकार का सिस्टम पाया जाता है, एक विशेष प्रकार का तंत्र पाया जाता है, जो कि हमें इन एंटीजन से, इन पैथोजन से, इन रोगजनकों से क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे हम रोग से ग्रसित नहीं होते हैं। एंटीजन आगे इसी चैप्टर में डीपली हम पढ़ेंगे। तो ये मान सकते हैं अपन, देह प्रोटेक्शन कैसे करेगी? ये बनाती है, मानव की देह ये बनाकर प्रोटेक्शन करती है एंटीबॉडी। दोनों फिर क्या हो जाएंगे? ये एंटीबॉडी इसको अपने साथ बाइंड कर लेता है, इसको बोलेंगे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। एंटीबॉडी मानव की देह बनाती है किसके अगेंस्ट? जो बाहर से पदार्थ आ रहे हैं, जिन्हें प्रतिजन या एंटीजन कहते हैं, उसके अगेंस्ट। कहने का अर्थ यह है
कि निरंतर लिविंग या नॉन लिविंग पैथोजन मानव की देह में प्रवेश करने पर, लिविंग में बैक्टीरिया ले सकते हैं, नॉन लिविंग में जैसे मिट्टी के कण ले सकते हैं, स्टोन के पार्टिकल ले सकते हैं, स्मोक ले सकते हैं, धुआं, फिर भी मनुष्य रोग से ग्रसित नहीं होता है, क्योंकि मानव में एक विशेष प्रकार का सिस्टम है। उस सिस्टम मानव को विभिन्न पैथोजन से, रोगजनकों से सुरक्षा देने का कार्य करता है, उसे इम्यून सिस्टम कहते हैं। अब देखो कैसे इसको डिफाइन करेंगे इम्यूनिटी को। पैथोजन्स हिंदी में बोलेंगे, और रोगजनकों के उन्मूलन हेतु शरीर में होने वाली क्रियाओं तथा संबंधित, यानी इन क्रियाओं से संबंधित तंत्र, इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टम, के अध्ययन को इम्यूनिटी कहते हैं। हिंदी में वैसे जिस ब्रांच में इसका हम अध्ययन करते हैं वो इम्यूनोलॉजी है, उसको बोलेंगे प्रतिरक्षा विज्ञान। ध्यान ये रखना है, इम्यूनिटी का अध्ययन बायोलॉजी की जिस ब्रांच में, साइंस की जिस ब्रांच में हम करते हैं उसे इम्यूनोलॉजी कहते हैं। तो ये तो सामान्य अर्थ है इसका। अब देखो क्यों संक्रमित नहीं होता, विशेष प्रकार के मानव में सिस्टम है, तंत्र पाया जाता है, वो हमें प्रोटेक्शन दे रहा है या मानव को ग्रसित होने नहीं देता रोगों से। तो मानव की देह में भी एक विशेष प्रकार की कैपेसिटी है, रोगों से अपने आप को प्रोटेक्ट करने की एक क्षमता पाई जाती है। उस प्रोटेक्शन, उस कैपेसिटी को बोलते हैं प्रतिरोधक क्षमता। तो दूसरा अगर हम इसमें पार्ट लें, वो पार्ट है प्रतिरोधक क्षमता। देखो इसको अगर हम देखें प्रतिरोधक क्षमता से क्या अभिप्राय है। मानव देह की वह क्षमता जो रोगाणु उन्मूलन हेतु शरीर में उपस्थित होती है, उसे प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। हम देखो ऐसी स्थिति इम्यूनिटी का निर्माण कौन कौन सी संरचनाएं करती हैं, आ जाएगा इसमें। इम्यूनिटी से संबंधित करोड़ों कोशिकाएं पाई जाती है मानव में, यानी कोई निश्चित संख्या नहीं है इनकी। ध्यान कर लेना, सेल को बोलते हैं संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। करोड़ों कोशिकाएं एवं या प्रतिरक्षात्मक अंग, जैसे अगर हम इसकी बात करें बोन मेरो, हिंदी में बोलते हैं इसे अस्थि मज्जा, ऐसे दर्शा सकते हैं इसे। मानव में जो अस्थियां पाई जाती हैं ये तो क्या है, अस्थि, इसके बीच में केविटी पाई जाती है, यहाँ से आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स आगे हम पढ़ेंगे, वो केविटी को बोलते हैं मज्जा, तो इस संरचना को बोलते हैं अस्थि मज्जा। इसके अलावा थाइमस चेस्ट पार्ट में पाई जाती है ये ग्लैंड। कहाँ उपस्थित है मानव के देह में, चेस्ट पार्ट में थाइमस।
अगला है लिम्फ नोड। ध्यान ये रखना है कि मानव की देह में दो प्रकार के तरल हैं, एक ब्लड है, दूसरा लिम्फ। लिम्फ का निर्माण ब्लड से ही होता है, जब ब्लड फिल्टर होता है तब। इसको हिंदी में बोलेंगे लसिका पर्व। इसके अलावा लीवर है और ब्लड व लिम्फ। वंस अगेन, इम्यूनिटी से संबंधित करोड़ों कोशिकाएं, यह प्रतिरक्षात्मक अंग जैसे बोन मेरो, थाइमस, लिम्फ नोड, लीवर, ब्लड व लिम्फ आदि होते हैं। यानी ये संरचनाएं मानव को प्रोटेक्शन देने का कार्य करती हैं, सुरक्षा देने का कार्य करती हैं। देखो नेक्स्ट हम ले रहे हैं मानव शरीर में इम्यूनिटी की मेथड्स, प्रतिरक्षा की विधियां। तो नेक्स्ट आ जाएगा बिंदु इम्यूनिटी मेथड, हिंदी में बोलेंगे प्रतिरक्षा विधियां। देखो अगर इसको हम दर्शाएं एक छोटे से लीनियर फिगर्स हैं, इम्यूनिटी मेथड्स दो प्रकार की हो सकती हैं। फर्स्ट हैं इन्नेट डिफेंस, इन्नेट डिफेंस मैकेनिज्म। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि। सेकंड हम जो लेंगे मैकेनिज्म, वो है एक्वायर्ड डिफेंस मैकेनिज्म। इसको बोलेंगे उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। देखो कॉमन अर्थ ये है दोनों में, ये जन्मजात होती है, जन्म से होती है, यानी माता पिता से संतति में स्थानांतरित होती है। ये जो प्रतिरक्षा है ये जीवन काल में उपार्जित का अर्थ होता है अर्जित करना, जीवन काल में अर्जित की जाती है, ये बोल सकते हैं। यह जन्मजात प्रतिरक्षा विधि है, अर्थात इसका पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण, जिसको ये भी बोल सकते हैं आनुवंशिक, इसका पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण होता है। कहने का अर्थ माता पिता से संततियों में ये स्थानांतरित होती है, जन्म से ही होती है। दूसरा है किसी एक विशेष रोगजनक के लिए काम नहीं करती है, जितने सारे रोगजनक है सभी के लिए काम करती है। यह प्रतिरक्षा सभी रोगाणु से रक्षा प्रदान करती है। तीसरा है इसमें निम्न कारक सहायक होते हैं, निम्न कारक सहायक होते हैं। यानी जो प्रतिरक्षा हमें माता पिता से मिलती है, जन्म से ही होती है, या ये बोल सकते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी जिसका स्थानांतरण होता है, या आनुवांशिक होती है, जेनेटिक बोलेंगे इंग्लिश में। ये किसी एक विशेष पैथोजन के लिए काम नहीं करती है,
सभी रोगाणुओं से हमें रक्षा प्रदान करती है, किसी विशेष के लिए नहीं करती है। परंतु ये हमें रोगाणुओं से रक्षा भी कैसे प्रदान करती है, इसके लिए निम्न कारक इसमें सहायक होते हैं। अगर हम पहला कारक लें, फिजिकल बैरियर होता है, भौतिक अवरोध, यानी वे कारक जो एंटीजन को, रोगाणु को मानव की देह में आने से रोकने का कार्य करते हैं, उन्हें बैरियर कहते हैं। फिजिकल कारक, फिजिकल फैक्टर में जो हैं वे रोगाणु जो वातावरणीय कारकों में, वातावरण में उपस्थित हैं, उनको फिजिकल कहते हैं। क्या अवरोधक करता है, रोकने के लिए कार्य करते हैं। जैसे अगर हम इसमें देखें, स्किन, त्वचा, मानव का सबसे बड़ा अंग है, ये भी ध्यान में रखना आपको, त्वचा। दूसरा है श्लेष्म उपकला, कहाँ उपस्थित है, आपके नोज में उपस्थित है, यानी मानव के नोज में उपस्थित है। म्यूकस श्रावण होता है यहाँ, यदि कोई पैथोजन है उस म्यूकस में से आगे नहीं पहुंच पाता है, उसमें ही फंस जाता है। अगला है नोस्ट्रिल, किसमें है ये, नोस्ट्रिल में है, श्लेष्म उपकला। इसके अलावा सीलिया, फ्लैजिला, जो कि अन्य अंगों में उपस्थित हैं। तो ये मानव में विभिन्न रोगाणुओं को अंदर प्रवेश के लिए रोकते हैं। त्वचा बैरियर का कार्य करती है, नोस्ट्रिल में उपस्थित श्लेष्म उपकला, सीलिया, फ्लैजिला, इनमें से ध्यान कर लेना कुछ श्वास नली में पाए जाते हैं, निरंतर ऊपर की ओर गति करते रहते हैं, यानी पैथोजन को, रोगाणुओं को निरंतर बाहर की ओर धकेलते रहते हैं। दूसरा अगर हम देखें, रासायनिक अवरोध या रासायनिक अवरोधक, यानी बैरियर, कुछ ऐसे रसायन मानव की देह में बनते हैं जो क्या करें, रोगाणुओं को नष्ट करने का कार्य करते हैं, उनको रासायनिक अवरोधक कहते हैं। जैसे अमाशय से HCl, यानी अम्ल का श्रावण। दूसरा है त्वचा के रासायनिक तत्व है। इसके अलावा मानव की देह में उपस्थित तरल, दैहिक तरल, जैसे पसीना, आंसू व लार, ये मानव में दैहिक तरल हैं जो कि विभिन्न पैथोजन को, रोगाणुओं को अंदर प्रवेश होने से रोकने का कार्य करते हैं। अगला है कोशिका अवरोधक, कि मानव की देह में उपस्थित कुछ ऐसी सेल भी हैं जो बैरियर का कार्य करती हैं, अवरोधक का कार्य करती हैं, रोगाणुओं को या तो निष्क्रिय कर देती हैं, या उनका भक्षण कर लेती हैं, या उन्हें निष्कासित कर देती हैं देह से। जिसमें पहला है जैसे मैक्रोफेज, ध्यान ये रखना स्टूडेंट्स, माइक्रो शब्द लेते हैं वो छोटे के लिए लेते हैं, ये मैक्रो का अर्थ है बड़े आकार की, फेज का अर्थ है फेगोसाइटोसिस, भक्षाणुषण। इसके अलावा मोनोसाइट WBC का प्रकार है, सबसे बड़े आकार की WBC भी हैं। न्यूट्रोफिल्स, ये भी WBC का प्रकार है। कोशिकाएं भक्षाणु क्रिया द्वारा रोगाणु का भक्षण करती हैं। इसके अलावा सेकंड है इसमें नेचुरल किलर सेल, ये भी ध्यान में रखना है। प्राकृतिक मारक कोशिकाएं, मारक कोशिकाएं मानव की देह में ही हैं,
मुख्यतः स्किन के नीचे पाई जाती हैं, प्राकृतिक अवस्था में ही हैं। इनका कार्य है एक विशेष प्रकार का ये रसायन मुक्त करती हैं। साइटोटॉक्सिक विषैला पदार्थ होता है, मानव के लिए विषैला नहीं है, रोगाणुओं के लिए विशेष विषैला है। ये क्या कर रही हैं, साइटोटॉक्सिक का श्रावण कर रोगाणुओं से रक्षा करती हैं। इसलिए इनको ये भी बोल सकते हो, साइटोटॉक्सिक सेल भी बोल सकते हो इसको। लास्ट जो है इसमें वो है फीवर, ज्वर, इन्फ्लेमेशन, सूजन। कहीं पे भी हमें चोट लगती है, सामान्यतः उस स्थान पर इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन आता है। वो भी सूजन भी WBC के इकट्ठा होने के कारण होता है। और ये WBC यदि कोई पैथोजन वहाँ चोटग्रस्त स्थान से अंदर प्रवेश करता है, उसको या तो नष्ट कर देती हैं या उसका भक्षण कर लेती हैं, कहने का अर्थ है अंदर प्रवेश के लिए रोकती हैं। तो मानव में जो इम्यूनिटी की मेथड्स हैं उसमें पहला अपन ने लिया इन्नेट या डिफेंस मैकेनिज्म, स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि। क्या होगी देखो, जन्मजात होती है, बिंदु ध्यान में रखना है, ये अर्जित की जाती है जन्म के बाद में, अपोजिट है ये कुछ अंश में। इसका अर्थ पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण होता है, यानी जेनेटिक होती है। सभी रोगाणुओं के लिए समान कार्य करती है, यानी किसी विशेष के लिए काम नहीं करती है। ये भी कैसे प्रोटेक्शन करेगी, हमें सुरक्षा कैसे देगी रोगाणुओं से, वो विभिन्न कारकों के माध्यम से देती है। जैसे भौतिक अवरोधक, अवरोधक करता है रोकना, बैरियर, यानी फिजिकल वातावरण में जो कारक होते हैं उन्हें फिजिकल फैक्टर बोलते हैं। जैसे स्किन मानव का सबसे बड़ा अंग भी है, ये भी प्रोटेक्शन का कार्य करता है। श्लेष्म उपकला, कुछ अंगों में मानव में सीलिया, फ्लैजिला पाए जाते हैं जो निरंतर भार की ओर गति करते हैं। जो पैथोजन रोगाणु अंदर प्रवेश हुए हैं उनको क्या करेंगे, बाहर धकेलने का कार्य करते हैं। दूसरे रासायनिक अवरोधक, मानव की देह में कुछ ऐसे रसायनों का संश्लेषण होता है जो क्या करेंगे, रोगाणुओं से हमें सुरक्षा करते हैं। जैसे अमाशय से HCl, त्वचा के रासायनिक तत्व, दैहिक तरल जैसे पसीना है, आंसू है, लार है। आगे इसमें एंटीबॉडी हम पढ़ेंगे। IG के विशेष प्रकार के इसमें प्रकार पाए जाते हैं जो कि IgA हैं। इसके अलावा मादा मनुष्य की वेजाइना में, योनि में भी एक अम्लीय स्राव स्रावित होता है जो भी प्रोटेक्शन देने का कार्य करते हैं। अगला है बैरियर, तो हैं परंतु सेल बैरियर बनाती हैं। जैसे मैक्रोफेज, बड़े आकार की भक्षणुषण, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, ये दोनों WBC के प्रकार हैं। ये भक्षणुषण द्वारा क्या करेंगी, रोगाणु का भक्षण कर लेती हैं और भक्षणु कर मानव को प्रोटेक्शन देती हैं, सुरक्षा प्रदान करती हैं, यानी रोग से ग्रसित नहीं होने देती हैं। दूसरा है नेचुरल किलर सेल, ये विशेष प्रकार का स्राव स्रावित करती हैं। साइटो हैं का अर्थ है सेल, लेटिन भाषा के लिए वर्ड काम में लेते हैं सेल के लिए। टॉक्सिक अर्थ है विषैला, ये इसलिए इन सेल को साइटोटॉक्सिक सेल भी कहते हैं, यानी वे कोशिकाएं जो कुछ विषैला पदार्थ टॉक्सिन स्रावित करती हैं। और टॉक्सिन किसके अगेंस्ट कार्य करेगा, रोगाणुओं के अगेंस्ट। रोगाणुओं को क्या कर देगा, वो नष्ट कर देगा, नष्ट कर रहा है, इसलिए इन सेल को साइटोटॉक्सिक सेल भी कहते हैं। इसके अलावा फीवर भी है, इन्फ्लेमेशन भी है, ये भी मानव में क्या कर रहे हैं, प्रतिरक्षा करने का कार्य करते हैं, यानी रोगाणुओं से रक्षा देने का कार्य करते हैं। अब सेकंड जो है वो है एक्वायर्ड डिफेंस मैकेनिज्म, उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। देखो इससे हम ये बोल सकते हैं, यह प्रतिरक्षा विधि जन्मजात नहीं होती है। पहला। दूसरा है यह प्रतिरक्षा जीव द्वारा जीवन काल में अर्जित की जाती है। पहले वाली जन्म से है, ये जन्म से नहीं, ये अर्जित नहीं की जाती, ये अर्जित की जाती है। ये डिफरेंस भी मान सकते हैं इनमें। तीसरा है पहले वाली सभी रोगाणुओं के लिए समान कार्य करती है, ये विशेष के लिए काम करती है। यह प्रतिरक्षा विशेष रोगाणु से रक्षा
प्रदान करती है। अतः इसे विशिष्ट प्रतिरक्षा कहते हैं। ध्यान रख लेना, पहले वाले को विशेष नहीं कहते हैं, विशिष्ट नहीं कहते हैं, क्योंकि वो सभी के लिए, सभी रोगाणुओं के लिए समान रूप से कार्य करती है। ये विशेष के लिए कर रही है, इसलिए विशिष्ट प्रतिरक्षा कहते हैं। अब देखो कैसे ये कार्य करेगी। दूसरा है, इसमें एंटीबॉडी का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है, हिंदी में प्रतिरक्षी बोलेंगे, एंटीबॉडी का निर्माण होता है। देखो ये एक फिगर में अपन ने बनाया था अभी, ये मानव की देह एंटीबॉडी बनाती है। कब? जब एंटीजन प्रवेश होता है। बाह्य कारक को एंटीजन कहते हैं, चाहे लिविंग हो नॉन लिविंग, उससे स्टिमुलेट होकर फिर बनाती है। फिर एंटीजन को अपने साथ बाइंड कर लेती है, फिर या तो उससे भक्षण कर लेती है, या नष्ट कर देती है, या निष्क्रिय कर देती है। अगला है, यह है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। यह है एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिजन प्रतिरक्षीय अभिक्रियाएं बोलते हैं। वंस अगेन, यह एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन द्वारा रोगाणु को नष्ट, निष्क्रिय या भक्षण करती है, तथा इन रिएक्शंस के फलस्वरूप जो भी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होंगी, इन रिएक्शन के फलस्वरूप, इन रिएक्शन के कारण कोशिका माधित, सेल मेडिएटेड बोलते हैं इसे, कोशिका माधित सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, कोशिका माधित प्रतिरक्षा को सक्रिय करती है। ये इसके स्पेसिफिक बिंदु हैं। कुछ अंतर भी पूछा जा सकता है। ये जन्मजात होती है, ये जन्मजात नहीं होती है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी होता है, इसका पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण नहीं होता है। ये बोल सकते हैं ये अनुवांशिक है, ये नहीं है। ये दूसरा है, जीवन काल में अर्जित नहीं की जाती है, ये अर्जित की जाती है। ये सभी रोगाणुओं पर काम करती है, ये विशेष रोगाणुओं पर काम करती है, इसलिए विशेष प्रतिरक्षा कहते हैं। अगला क्या है, इसमें एंटीबॉडी का निर्माण होता है, इसमें सामान्यतः नहीं होता है। इसमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के फलस्वरूप कोशिका माधित प्रतिरक्षा सक्रिय होती है, इसमें नहीं। अब देखो अगला, इसमें टाइप्स लेंगे इसके। एक्वायर्ड डिफेंस मैकेनिज्म, हिंदी में लिखा मैंने ऊपर, उपाजित प्रतिरक्षा विधि के टाइप्स। फर्स्ट हम लेंगे एक्टिव इम्यूनिटी, सेकंड लेंगे पैसिव इम्यूनिटी, इसको कहेंगे सक्रिय प्रतिरक्षा हिंदी में, पैसिव को कहेंगे निष्क्रिय प्रतिरक्षा। इन दोनों में दोनों क्या हैं, दोनों का हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में। सो थैंक्स, हैव ए नाइस डे।